मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुम सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में। मैं रमेश कुमार त्रिपाठी, रतन सेन इंटर कॉलेज पासी, सिद्धार्थनगर, आप लोगों को केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और पिछले अपने वीडियोस में मैंने एक चैप्टर कंफर्म किया है, वो है पीरियोडिक टेबल। आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। नया चैप्टर है बच्चों, थोड़ा सा कठिन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पर बेस है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इतना भी कठिन नहीं कि इसको समझा नहीं जा सकता। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक साम्यावस्था। तो ये चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस है, सिद्धांत बेस है। थोड़ा सा सिद्धांत अगर समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल समझने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए जो कुछ भी सिद्धांत बता रहा हूँ, इसको बहुत सावधानी से समझना और कोशिश करना कि इसको कॉपी पे नोट्स बनाओ। जब नोट्स बन जाएंगे, इनका रिवीजन करना आसान होगा और तब तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था बच्चों, ये तो तुम लोग जानते हो कि कोई भी क्रिया है या रिएक्शंस की बात करें, कोई भी रिएक्शन, दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और कुछ नया बनाते हैं, इसको हम रिएक्शन कहते हैं। जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कुछ नया बना रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये अभिक्रिया घट रही है। इस अभिक्रिया में कुछ खास जरा इसके बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर जरा हम फोकस करने वाले हैं। उन चीज़ों को ध्यान से देखना। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि मान लिया एक रिएक्शन है जहां पर दो पदार्थ हैं ए और बी, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करने के बाद एक प्रोडक्ट बना रहे हैं यहां पर ए बी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसी रिएक्शन हो सकती है कि दो पदार्थ हैं ए प्लस बी, आपस में क्रिया कर रहे हैं और एक पदार्थ सी और एक पदार्थ डी बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता। तो दोनों ही केस में एक संभावना, एक चीज संभावित है, वो ये कि मान लिया हमारे पास एक बर्तन है। जरा इसको कल्पना करना, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक बर्तन है, ठीक, ये हमारे पास एक पात्र है और इस बर्तन में हमने ए पदार्थ के कुछ अणु डाल दिए। ये मान लिया ए पदार्थ के हमने अणु डाले। ये हमारे पास कोई दूसरा पदार्थ है बी, इसको हमने डाला। ये बी पदार्थ के कुछ कण हैं, ठीक। ए पदार्थ और बी पदार्थ के कण आपस में मिल रहे हैं, तो कैसे हो रहे होंगे जरा देखना। ये इससे टकरा रहा होगा, भाई एक कण दूसरे कण से जब टकराएगा तब तो कुछ बनेगा। दो चीजें लड़ेगी, अणु हैं आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद टूट रहे होंगे। मान लिया ए दो भागों में टूट गया, बी भी दो भागों में टूट गया, ठीक। ये ए है, ये बी है। ए का ये टूटा हुआ हिस्सा, बी का ये टूटा हुआ हिस्सा, ये दोनों आपस में मिल गए, मान लिया। तो यहां पर एक नई चीज बन गई और ए का टूटा हुआ ये दूसरा हिस्सा, बी का टूटा हुआ ये दूसरा हिस्सा, ये आपस में मिल गए और यहां पर कुछ नई चीज बन गई। तो मान लिया ये सी बन गया, ये डी बन गया। तो कहने का मतलब, जब कभी भी दो पदार्थ मिलाए जाते हैं, रिएक्शन कराई जाती है, तो दो पदार्थ के अणु आपस में लड़ते हैं। लड़ने के दौरान कुछ टूटते हैं और टूटने के बाद एक पदार्थ का एक टूटा हुआ हिस्सा, दूसरे पदार्थ का दूसरा टूटा हुआ हिस्सा, ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक नया चीज़ बन जाती है, जिसको हम नया प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये है एक सामान्य भाषा में अगर हम रिएक्शन को समझाएं, तो कहने का मतलब ये बात निश्चित है कि जब ए पदार्थ खत्म होगा तभी ए बी पदार्थ बनेगा, बी पदार्थ खत्म होगा तभी ए बी पदार्थ बनेगा। तो इसका मतलब जब हमने लोटे में कोई चीज़ ली
ए और बी लिए, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे करके ए के अणु खत्म होते जा रहे होंगे, बी के अणु खत्म होते जा रहे होंगे और नई चीज ए बी बनती जा रही होगी। यही तो होगा ना। अब जरा सोचो कि ए पदार्थ के अणु लगातार कम होते जा रहे हैं, बी पदार्थ के अणु लगातार कम होते जा रहे हैं और नई चीज सी या डी जो भी है या ए बी जो भी उत्पाद है वो बनता जा रहा है। तो यहां पर एक बात निकल के आती है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं सांद्रता, सांद्रता का मतलब घनत्व से है, एक हिसाब से मोल प्रति लीटर सांद्रता है। मैं इस पर मैं पीछे डिस्कशन कर दूंगा आगे चल के क्या होता है सांद्रता। फिलहाल मात्रा और आयतन दोनों से संबंधित है सांद्रता। तो ए पदार्थ की सांद्रता और बी पदार्थ की सांद्रता कम होती जा रही है और ए बी सांद्रता बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, अगर ए पदार्थ की सांद्रता और बी पदार्थ की सांद्रता कम हो रही होगी और सी पदार्थ और डी पदार्थ की सांद्रता बढ़ रही होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ए और बी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे कम होते हुए, तो उस वक्त सी और डी सबसे ज्यादा मात्रा में बन चुका होगा। अगर ये रिएक्शन 10 बजे हमने ठीक शुरू की, जरा सोचो, कल्पना करो 10 बजे हमने शुरू की और 10:05 पे कुछ मात्रा सी और डी की बन गई, इसका मतलब ए और बी की कुछ मात्रा में कमी आ गई और सी और डी की मात्रा में बढ़ गई। 10:10 पे अगर हम चर्चा करें तो ए और बी की मात्रा और कम हो गई, सी और डी की मात्रा और बढ़ गई। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा ए और बी की मात्रा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सी और डी के अणु बन जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं जिनमें अभिकारक खत्म हो जाता है, अभिकारक की मात्रा लगभग समाप्त हो जाती है और सारा का सारा उत्पाद बन जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें इर्रिवर्सिबल नहीं होती। वहां पर कहानी क्या है, जरा ध्यान से देखना। होता क्या है कि ए और बी पदार्थ मिलकर ए बी बना रहा है, लेकिन ये जो ए बी बन रहा है ये फिर से टूट जा रहा है, ए और बी बना दे रहा है, या ए और बी मिलकर सी और डी दो पदार्थ बना रहे हैं, लेकिन ये सी और डी पदार्थ आपस में मिलकर फिर से पुनः ए और बी अगर बना दे रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो अभिकारक उत्पाद बना रहा है वो उत्पाद आपस में मिलकर फिर से अभिकारक बना दे रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो कभी पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि ए और बी कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा। जो खत्म होगा वो थोड़ा बहुत सी और डी बना देगा। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। हम इस चैप्टर में रासायनिक साम्यावस्था जो चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम यही उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात करेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात नहीं करेंगे। ऐसी रिएक्शंस में खास बात यह होती है कि दो रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं। एक ए और बी मिलकर सी और डी बना रहा होता है, दूसरा सी और डी मिलकर ए और बी बना रहा होता है। ऐसी जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं इनके दो पार्ट हैं। एक पार्ट कहलाता है जो ए और बी मिलकर सी और डी बना रहा है, इसको हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र अभिक्रिया, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरा पार्ट होता है ये वाला हिस्सा जो सी और डी मिलकर वापस ए और बी बना रहा होता है, इसको हम विपरीत अभिक्रिया कहते हैं। ये विपरीत अभिक्रिया है। ठीक है, इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दो रिएक्शन एक साथ हो रही होती हैं। अब जरा सोचने की बात यह है कि जब हमने शुरुआत में, बिल्कुल प्रारंभ की बात कर रहा हूं, ठीक 10 बजे हमने रिएक्शन शुरू किया, इस लोटे में अपने ए और बी पदार्थ लिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, शुरुआत में ए और बी के कुछ अणु टूटे। भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे अणु एक साथ रिएक्शन कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अणु आपस में टूटते हैं, धीरे धीरे लड़ते रहते हैं, धीरे धीरे करके रिएक्शन होती रहती है। ए और बी के कुछ अणु टूटे और उन्होंने सी और डी बनाया। तो जब सी और डी बन गया
तब तो सी और डी आपस में मिलकर फिर से ये रिवर्स रिएक्शन जो है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये शुरू होगी। जब तक सी और डी था ही नहीं तो इस रिएक्शन की कोई संभावना नहीं थी। जो कुछ भी था वो यही था। तो शुरुआत में ये रिएक्शन शुरू हुई, इसने सी और डी बनाया। जब सी और डी बना तो फिर सी और डी ने रिएक्शन करना शुरू किया। कहने का मतलब शुरुआत में इस रिएक्शन का वेग ज्यादा होगा, इस रिएक्शन का वेग कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा सांद्रता में है। तो ऐसी कंडीशन में इस अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा और इस अभिक्रिया का वेग कम होगा, क्योंकि इसकी सांद्रता कम है। अब जब वेग इसका ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा ए और बी की सांद्रता में कमी आती गई, और जब सांद्रता में कमी आती गई तो फिर इस अभिक्रिया का वेग भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे इसका वेग कम होता जाएगा वैसे वैसे इसका वेग बढ़ता जाएगा, क्योंकि सी और डी की सांद्रता में बढ़ोतरी होती जाएगी। धीरे धीरे करके समय के साथ साथ सी और डी बनता जाएगा। कहने का मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ लगातार घटता है, जबकि विपरीत अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ लगातार बढ़ता है। अब होगा क्या कि जब एक समय ऐसा आएगा कि ये अग्र अभिक्रिया है, ये विपरीत अभिक्रिया है, ये इधर से इधर होने वाली अभिक्रिया है, ये इधर से इधर होने वाली अभिक्रिया है। तो ये अग्र अभिक्रिया है, इसका वेग तो लगातार घट रहा है और इसका वेग लगातार बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाएगा, और जिस समय दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाएगा उसी समय को हम कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। यानी रासायनिक साम्यावस्था की परिभाषा दें तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अग्र अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, उसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है। अब इस रासायनिक साम्यावस्था पर खास बात जरा देखना। जिस समय रासायनिक साम्यावस्था आ जाएगी उस समय ए और बी पदार्थ मिलकर सी और डी बना रहे होंगे, सी और डी पदार्थ मिलकर ए और बी बना रहे होंगे। अब इसके बाद रासायनिक साम्यावस्था 10:30 बजे अगर आ जाती है तो 10:40 पर, यानी 10 मिनट बाद हम देखें तो क्या ए और बी की सांद्रता में कमी आएगी, जो कि पहले लगातार कमी आ रही थी, और सी और डी की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साम्यावस्था आ चुकी है। अब जितना सी और डी बनेगा उतना सी और डी वापस ए और बी में टूट जाएगा। इधर से सी और डी बनेगा और जो पहले से सी डी बना था वो टूटकर वापस ए और बी बना लेगा। कहने का मतलब दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग बराबर है, जितना ये बनाएगा उतना ये बनाएगा। कुल मिला के न तो सी और डी में बढ़ोतरी होगी न ए और बी में कमी आएगी। तो रासायनिक साम्यावस्था आ जाने के बाद अभिकारकों की सांद्रता में कमी होना बंद हो जाता है और न ही उत्पाद की सांद्रता में कोई बढ़ोतरी होती है। इसलिए रासायनिक साम्यावस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं निश्चित और स्थिर हो जाती हैं। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। तो ये तो थी बात रासायनिक साम्यावस्था की। हाँ, एक चीज और, अब यहां पर मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि बेटा ये जो वेग शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना, अभिक्रिया का वेग, इसका क्या मतलब है? तो थोड़ा सा यहाँ पर जा रहा हूँ बैकग्राउंड में। अभिक्रिया का वेग जो होता है, जैसे हमने एक रिएक्शन शुरू किया, ए से हम बी बना रहे हैं, एक हम साधारण रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 100 अणु एक लोटे में लिए। एक लोटा है हमारे पास जिसका आयतन 1 लीटर है। इस लोटे में हमने 100 अणु लिए। 10 बजे हमने रिएक्शन शुरू की। ठीक है। 10:05 पे हमने देखा 100 अणु में से ए पदार्थ के 100 में से 20 अणु टूट गए, तो अब बचे 80। कितने अणु खत्म हो गए? 20। तो जब 20 अणु खत्म हो गए तो इसका मतलब 5 मिनट में 20 अणु। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो 10:05 पे 80 अणु है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि 5 मिनट में 20 अणु खत्म हो गए। हम इसको क्या कहेंगे? स्पीड अभिक्रिया का वेग कैसे बताएंगे कि 20
बटे 5 यानी 4 अणु प्रति मिनट। ठीक है, 4 अणु प्रति मिनट। अब शब्द यहां पर अणु हमने इस्तेमाल किया है चूंकि हमारा बर्तन 1 लीटर का है, लेकिन यहां पर हम अणु शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय यहां पर हम करते हैं 4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल का मतलब होता है W/mv, W/mv यानी मोल प्रति लीटर। मतलब ये हो गया, इसको मोलरता कहते हैं, इस पर डिस्कशन आगे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभिक्रिया का वेग कहलाएगा 1 मिनट में। ये हमारा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हमारे 4 मोल खत्म हो रहे हैं। सांद्रता में कमी जो आ रही है 4 मोल की आ रही है, तो यह अभिक्रिया का वेग कहलाएगा 4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ठीक, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये तो हुआ अभिक्रिया का वेग। एक बात और यहाँ पे समझा दें कि जैसे बेटा कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो ऐसा नहीं है कि अणु डाला और तुरंत जुड़ गए और तुरंत रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। अणु एक्चुअली टकराते हैं और जब टकराएंगे तो कुछ बनेगा। ये जो टकराना है, ये जितना ज़्यादा टकराने की संभावना होगी या जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उतनी ज़्यादा पदार्थ बन जाने की संभावना होती है। ठीक है, अब सोचो इतना बड़ा डिब्बा हमारे पास है, इसमें हमने 100 मोल डाला, 100 अणु डाले किसी पदार्थ के, और अगर डिब्बा हमारे पास छोटा है और इसमें 100 मोल डाले, और अणु तो घूमेंगे, गति करेंगे, डिब्बा बंद है उसके अंदर अणु गति कर रहे हैं, तो बड़े वाले डिब्बे में अणुओं के टकराने की संभावना ज्यादा होगी कि छोटे वाले डिब्बे में? अणुओं की संख्या समान है, डिब्बा छोटा बड़ा है, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, छोटे वाले डिब्बे में लड़ने की संभावना ज्यादा होगी क्योंकि अणु पास पास होंगे। जाहिर सी बात है, भीड़ भाड़ के इलाके में अगर आप चल रहे हैं और सभी लोग तेजी से चल रहे हैं तो सबके लड़ने की संभावना ज्यादा है, और जरा बड़ा इलाका है, लोग उतने ही हैं, तो उनके लड़ने की संभावना कम होगी। इसीलिए छोटे इलाके में कम आयतन में ज्यादा अणु अगर हैं तो वहां पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि कम आयतन में ज्यादा अणुओं के लड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसी शब्द को हम सांद्रता कहते हैं। ये जो घनापन है ना, घनत्व, कम जगह में ज्यादा लोग हैं, तो इसी को हम सांद्रता कहते हैं। सांद्रता जितनी ज्यादा करते जाओगे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। बड़े से गुब्बारे में गैस भर दी जाए और अगर गुब्बारे का साइज पिचका के छोटा किया जाए, या बड़े से टीन के डिब्बे में हम कोई गैस भर दें और वहां पे अभिक्रिया करा रहे हो, और बाद में टीन के डिब्बे को हम कूच के छोटा कर दें, तो अगर हम छोटा कर दें तो पदार्थ अभिक्रिया जो हो रही होगी अंदर, उसकी उस अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सांद्रता घटेगी अभिक्रिया का वेग घटेगा। वही शब्द मैंने यहाँ पर कहा कि पदार्थ आपस में रिएक्शन करके अभिक्रिया बना रहे हैं। जब ए और बी की सांद्रता घट रही होगी तो इसका वेग घट रहा होगा अग्र अभिक्रिया का, और जब सी और डी की सांद्रता बढ़ना शुरू होगी तो वेग सी और डी वाली अभिक्रिया का यानी विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ना शुरू होगा। क्लियर? तो ये तो थी छोटी सी बात, डिस्कशन था, साम्यावस्था को उसको कहते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा सा तुम लोग स्टडी कर लो, मैं इसको आगे लेके चलने वाला हूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू।